करुणा हिम्मत से समुद्र की ओर आगे बढ़ती है। वो नाव लेकर गहरे पानी की ओर बढ़ती है। जाल डालते ही उसमें कुछ मछलियां फंस जाती है। ये देखकर करुणा बहुत खुश हो जाती है। तभी दूसरी नाव वाले उसे देखकर चौंक जाते हैं। गंगापुर गांव में हरिया नाम का एक गरीब मछुआरा रहता था। गंगापुर गांव एक सुंदर समुद्र के किनारे बसा हुआ था। यहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय मछली पकड़ना ही था। हरिया भी उनमें से एक था। हरिया के परिवार में उसकी बूढ़ी माँ, पत्नी सरस्वती और बेटी करुणा थी। उनके परिवार का गुजारा जैसे तैसे चल रहा था। सुनो जी, मैं क्या कहती हूँ, माँ की दवाइयाँ खत्म हो गई है। अगर समय रहते दवाई नहीं आई तो उनकी तबीयत और बिगड़ जाएगी। हाँ हाँ सरस्वती, मैं जानता हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ। जब भी मछलियाँ पकड़ने के लिए जाता हूँ तो कम ही मछलियाँ मिलती हैं और बाजार में उसका पैसा भी आजकल कम ही मिल रहा है। पर तुम चिंता मत करो, आज मैं और जोश से मेहनत करूँगा और ज्यादा मछलियाँ पकड़ूंगा। मैं जानती हूँ कि आप पूरे दिन कितनी मेहनत करते हैं और किस तरह से हम सबका पेट भरते हैं। अब समय ही ऐसा है तो कोई क्या कर सकता है। मैं सोच रही थी कि मैं भी गांव में मजदूरी का काम कर लूं। 2 पैसे घर में आएंगे तो आपको भी चिंता कम होगी। बात तो तुम्हारी ठीक है भाग्यवान, पर अगर हम दोनों काम पर जाएंगे तो माँ का ख्याल कौन रखेगा। माँ को तुम्हारी जरूरत है, तुम उन्हीं के पास रहो और पैसे की चिंता मत करो, मैं कुछ ना कुछ कर ही लूंगा। इतना कहकर हरिया समुद्र की ओर जाने के लिए निकल जाता है। चलते चलते वो सोचता है, पता नहीं रोज रोज मुझे ही मछलियाँ कम क्यों मिलती हैं, जबकि दूसरे मछुआरे तो रोज मुझसे ज्यादा मछलियों को पकड़ कर लाते हैं। नहीं नहीं, आज मैं भी ज्यादा मछलियाँ पकड़ कर लाऊंगा, चाहे मुझे कितने भी गहरे पानी में ही जाना क्यों ना पड़े। हाँ हाँ, मैं यही करूँगा, आज ज्यादा मछलियाँ पकड़ कर ही रहूँगा। सोचते सोचते हरिया समुद्र के किनारे पहुंच गया। समुद्र की लहरें आज थोड़ी तूफानी थी। हवा भी तेज चल रही थी। क्या करूं? अभी मछली पकड़ लेता हूं, लेकिन हवाएं थोड़ी तेज हैं। अरे तो क्या हुआ, ये तो मेरा रोज का काम है। अभी दूसरे मछुआरे भी नहीं आए हैं, अभी पकड़ लेता हूं तो ज्यादा मछलियां मेरे हिस्से में आएंगी। हरिया ज्यादा मछलियां पकड़ने की लालच में अपनी नाव को गहरे पानी की तरफ ले जाता है और मछलियां पकड़ने के लिए जाल को पानी में डालता है। तभी हवा थोड़ी और तेज हो जाती है। अब हरिया थोड़ा घबरा गया था, फिर भी वो खुद को दिलासा देता है और मछली पकड़ना जारी रखता है। काफी समय बीत जाने पर भी जाल में कोई भी मछली नहीं फंसी। हरिया उदास होकर नाव में बैठ गया। तभी अचानक, अरे ये क्या, वाह वाह, लगता है मछली फंस गई जाल में। ओहो, इतनी सारी मछलियां, वाह, आज तो मैं बाजार में ढेर सारे पैसे कमाऊंगा। हरिया जल्दी से सारी मछलियां टोकरी में भरकर बाजार में बेचने जाता है। तभी चलती चलती उसका पैर एक खूंटे से टकरा जाता है और वो गिर जाता है। उसकी सारी मछलियां इधर उधर बिखर जाती है। हरिया के पैर से खून बहने लगता है। वह जैसे तैसे मछलियों को संभाल के टोकरी में भरता है और सीधे अपने घर की ओर चल देता है।
हरिया को इस हालत में देखकर सरस्वती चौंक जाती है। अरे अरे, ये क्या हुआ आपको? ये चोट कैसे लग गई? हे भगवान, कितना खून बह रहा है। लाइए लाइए, ये टोकरी मुझे दे दीजिए। सरस्वती हरिया से टोकरी ले लेती है। हरिया उसे सारी बात दुखी मन से बताता है। सरस्वती उसके घाव को साफ करके उस पर दवाई लगा देती है। तभी हरिया अपनी पत्नी से कहता है, चलो सरस्वती, अब मुझे थोड़ी राहत है। अब मैं इन मछलियों को साफ करके बाजार में बेच आता हूँ। अरे, आप क्या पागल हो गए हैं? ये आप कैसी बातें कर रहे हो? आपको इतनी चोट लगी है और फिर भी आपको बाजार जाना है? कहीं नहीं जाओगे आप आराम कीजिए। आज मछलियाँ मैं बेचने जाती हूँ। अरे माँ, आप क्यों जाएगी? आप भी तो पूरा दिन काम करके थक गई होगी ना। आप रहने दो, मैं चली जाती हूँ। देखना, सारी मछलियाँ अच्छे दाम में बेच कर ही आऊंगी। अरे नहीं नहीं बेटी, तुम कैसे जा सकती हो? तुमने तो कभी। अरे बहू, जाने दो बहू, जाने दो इसे। तुम्हारी बेटी अब बड़ी हो गई है। यही समय है जिम्मेदारियां लेने का। और वैसे भी लड़कियों को घर के साथ साथ बाहर के काम भी आने चाहिए। देखना, मेरी चतुर पोती कमाल कर देगी आज। तू भी थोड़ा भरोसा कर ले अपनी बेटी पर। ठीक है, तुम जाओ बेटी, पर अपना ध्यान रखना और अंधेरा होने से पहले घर लौट आना। करुणा मछली की टोकरी उठा के बाजार की तरफ चल देती है। बाजार पहुंचकर वो जोर जोर से आवाज लगाना शुरू कर देती है। मछलियाँ ले लो मछलियाँ, ताजी ताजी मछलियाँ, स्वाद में मस्त, सेहत रखे जबरदस्त। ले लो मछलियाँ ले लो, ताजी ताजी सस्ती सस्ती मछलियाँ। अरे तुम कौन हो? आज से पहले तो तुम्हें बाजार में कभी नहीं देखा। मेरा नाम करुणा है। मैं हरिया मछली वाले की बेटी हूँ। मेरे बाबा की तबीयत आज थोड़ी खराब है, इसीलिए मैं मछलियाँ बेचने आई हूँ। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। चलो बेटी, आज तो मैं तुमसे 1 किलो मछली लूंगा। कन्या सेठ को मछली दे देती है। इसी तरह से उसकी सारी मछलियाँ अच्छे दाम में बिक जाती है। आसपास के दूसरे मछली बेचने वाले ये देखकर हैरान हो गए थे। अंधेरा होने से पहले ही उसकी सारी मछलियाँ बिक गई और वो घर चली गई। वाह बेटी, तूने तो सचमुच कमाल कर दिया। इतने कम समय में सारी मछलियाँ बेच दी और इतना अच्छा मुनाफा भी हुआ। वाह बेटी वाह, मुझे तुझ पर गर्व है। सुनो करुणा की माँ, आज खाने में करुणा की पसंद की ताजी मछली चावल बना लो। जी क्यों नहीं, अभी बनाती हूँ। सरस्वती जल्दी से खाना बना देती है। सभी साथ में खाना खाकर सो जाते हैं। अगले दिन सुबह सुनो जी, आपका पैर अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ है। ऐसे भी आप मछलियाँ पकड़ने जाओगे तो ये ठीक बात नहीं है। आज रहने देते हैं। अभी कुछ पैसे हैं जिससे 2-3 दिन का गुजारा तो चल जाएगा। बात का बाद में देखेंगे। अरे नहीं माँ, मैं हूँ ना, मैं जाऊंगी मछलियाँ पकड़ने। अरे बेटी, तुम कैसे जा सकती हो? तुम तो क्या बाबा, क्या मेरी जगह आपका कोई बेटा होता तो क्या आप उसे भी ऐसा ही कहते? और वैसे भी आपकी बेटी किसी बेटे से कम है क्या? करुणा की बात सुनकर दोनों पति पत्नी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। दोनों खुशी खुशी बेटी को मछली पकड़ने के लिए भेजने को राजी हो जाते हैं। हरिया बेटी को सावधानी और सारे नियम
दाव पेच सिखाता है और समझाता है। करुणा हिम्मत से समुद्र की ओर आगे बढ़ती है। वो नाव लेकर गहरे पानी की ओर बढ़ती है। जाल डालते ही उसमें कुछ मछलियां फंस जाती है। ये देखकर करुणा बहुत खुश हो जाती है। तभी दूसरी नाव वाले उसे देखकर चौंक जाते हैं। अरे ये तो हरिया की बेटी है ना, बड़ी हिम्मत वाली है। कल मछलियां बेच रही थी और आज सीधा नाव में, मानना पड़ेगा भाई। इसी तरह से सब मछलियां पकड़ने लगे। दिन ढलने लगा था। एक एक करके सब अपने अपने घर को चले गए। तभी एक नाव वाला बोला, अरे बेटी, चलो घर नहीं जाना है क्या? सब जा चुके हैं। हाँ चाचा, बस आई, ये एक आखिरी बार, आप चलिए, मैं आती हूँ। सब चले गए। करुणा ने सारी मछलियाँ एक बड़ी सी टोकरी में भर ली और घर की ओर चल दी। तभी अचानक काले बादल घिराते हैं और तेज आंधी तूफान के साथ बारिश शुरू हो जाती है। अरे बाप रे बाप, इतनी जोर की बारिश! सब चले गए, अब मैं तो अकेली ही रह गई। ये बारिश को भी अभी आना था। अब मैं कहाँ छिपूं, क्या करूं? तभी अचानक उसे दूर एक झोपड़ी नजर आती है। वो जल्दी से उस झोपड़ी की तरफ बढ़ती है। करुणा जल्दी से झोपड़ी के दरवाजे पर दस्तक देती है। अंदर से एक स्त्री दरवाजा खोलती है। चाची, मैं एक मछुआरे की बेटी हूँ। आज मछली पकड़ते पकड़ते मुझे बहुत देर हो गई। जब घर जाने के लिए निकली तो अचानक ही बारिश शुरू हो गई। कृपया मुझे आज रात के लिए अपनी झोपड़ी में रहने दीजिए। वह स्त्री उसे अंदर आने का इशारा करती है। जैसे ही करुणा अंदर जाती है, वह देखती है कि उस औरत के साथ उसका एक बेटा भी वहाँ रहता है। करुणा चुपचाप एक कोने में पड़ी चटाई पर बैठ जाती है। उसे सब बहुत अजीब सा लग रहा था। कोई भी उससे बात नहीं कर रहा था। दूसरी तरफ घर में सब करुणा की चिंता कर रहे थे। सुनो जी, शाम हो गई है, करू अब तक क्यों नहीं आई? बारिश भी बहुत तेज हो रही है। कहीं वो किसी मुसीबत में न फंस गई हो। अरे तुम क्यों चिंता करती हो? हमारी बेटी बहुत बहादुर है। बारिश के कारण ही वो किसी के घर में रुक गई होगी। तुम चिंता मत करो, मैं अभी जाता हूँ और उसे ढूंढ कर लाता हूँ। तुम अपना और अम्मा का ध्यान रखना। आप कैसे जाएंगे? आपको तो चोट लगी है। मैं जाती हूँ। अब पहले से काफी बेहतर है, तुम चिंता मत करो, मैं उसे लेकर ही लौटूंगा। इतना कहकर हरिया बेटी को ढूंढने निकल जाता है। तब तक बारिश भी रुक गई थी। उसने सबसे पूछा, लेकिन किसी को भी करुणा के बारे में कुछ पता नहीं था। उसे बहुत चिंता होने लगी। हरिया गांव वालों के साथ मिलकर समुद्र की ओर चल देता है। अरे हरिया, तुम्हारी नाव तो यही है, फिर करुणा कहाँ गई होगी? हाँ, ये तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा। पता नहीं मेरी बच्ची कहाँ गई होगी। हे भगवान, मेरी बेटी की रक्षा करना, उसे हर बुराई से बचाना, उसे हिम्मत देना। हर तरफ ढूंढने के बाद भी करुणा का कहीं पता नहीं चलता। सब हताश होकर गांव की तरफ चल देते हैं। घर आकर हरिया सारी बात अपनी पत्नी को बताता है। ये सुनकर वो बहुत डर जाती है और रोने लगती है। बेटी की सुबह लौटने की उम्मीद के साथ दोनों उस काली अंधेरी रात को बिताते हैं। दूसरी तरफ वह स्त्री करुणा को खाना खाने के लिए देती है। करुणा पहले तो उसे खाने से मना कर देती है, लेकिन वह स्त्री उसके सामने फिर भी खाने की थाली नहीं उठाती है।
तो करुणा खाना खाने के लिए तैयार हो जाती है। तीनों सो जाते हैं। सुबह जब करुणा की आंख खुली तो उसने स्त्री से कहा, अच्छा चाची, मैं चलती हूँ। मेरे माँ बाबा मेरा इंतजार कर रहे होंगे। उनको मेरी चिंता हो रही होगी। आपने मुझे आशा दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चाची, और ये कुछ मछलियाँ हैं, रख लो, मेरी तरफ से आपके लिए। अच्छे से पका के खाना। इतना कहकर करुणा घर से बाहर जाने के लिए दरवाजा खोलती है तो देखती है कि बाहर तो जमीन ही गायब हो चुकी थी। चारों तरफ बस पानी ही पानी था। झोपड़ी के आसपास बस थोड़ी सी जमीन थी, जिसके आसपास कुछ रंग बिरंगी पेड़ पौधे और फलों के वृक्ष थे। ये देखकर करुणा डर गई। अरे ये क्या, ये कैसे हो गया? ये कहाँ आ गई मैं? कौन हो तुम लोग और मुझे यहाँ क्यों लाए हो? करुणा के सवालों का उसे कोई जवाब नहीं मिला। वो गुस्से में चिल्ला रही थी, बाहर जाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन पानी को देखकर वह वापस अंदर आके बैठ जाती। दूसरी तरफ हरिया और गांव वाले एक हफ्ते तक करुणा को ढूंढते रहे, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चला। सबने उसे मृत मान लिया। हरिया की माँ ये सदमा सह नहीं पाई और उसने भी अपना दम तोड़ दिया। अब घर में सिर्फ हरिया और इसकी पत्नी ही थे, जो कि एक जिंदा लाश बन चुके थे। गांव वाले इन्हें कुछ खाने को दे जाते थे। कभी वो खाते तो कभी यूं ही भूखे पड़े रहते। हरिया के दिमाग पर इस बात का गहरा असर पड़ गया था। सुनिए, थोड़ा सा तो खा लीजिए, आपने कल से कुछ नहीं खाया है। अरे हटो तुम, मैं तो अपनी बेटी की लाई हुई ताजी मछली ही खाऊंगा। मेरी करुणा आएगी, ताजी मछली लाएगी, मैं वही खाऊंगा। ये देखकर सरस्वती बहुत दुखी हो जाती है। दूसरी तरफ करुणा इतने दिनों से उसी झोपड़ी में रह रही थी। एक रात उसने देखा कि लड़की की माँ अपनी बेटी को इशारे में कुछ कह रही थी। करुणा सोने का नाटक करती है। तभी वह देखती है कि लड़का हाथ में एक पत्थर उठाता है और कुछ मंत्र बोलता है। तभी माँ बेटे दोनों वहाँ से गायब हो जाते हैं। ये देखकर करुणा चौंक गई। अरे ये कैसे हुआ? ये लोग ऐसे कहाँ चले गए? आखिर ये लोग है कौन और मुझे यहाँ ऐसे कैद करके क्यों रखा है? हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। कुछ समय बाद वो माँ बेटे रहस्यमय तरीके से वापस आ जाते हैं। अपने साथ वो बहुत सारा सोना चांदी आदि लाए थे। ये देखकर करुणा चौंक जाती है। वो उनसे पूछती है, आखिर ये सब चल क्या रहा है? आप लोगों ने मुझे यहाँ कैद करके क्यों रखा है? कौन हो तुम? आखिर तुम चाहते क्या हो? और ये सब तुम क्या कर रहे हो? और कहाँ से लाई ये सब? क्या तुम कोई चोर हो या फिर जादूगर हो? कुछ नहीं, बस तुम चुपचाप यहाँ रहो और अपना ध्यान रखो। समय आने पर तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा। कुछ दिन यूं ही बीत जाते हैं। ठीक से खाना न खाने की वजह से करुणा कमजोर होती जा रही थी। उसे बहुत तेज बुखार आ गया। तभी वह लड़का इसके पास बैठकर दिन रात उसकी सेवा करता था। करुणा को अच्छे अच्छे फल खाने को देता है। करुणा को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब चल क्या रहा है। उस रात फिर से वो दोनों माँ बेटे गायब हो गए। आखिर ये दोनों जाते कहाँ है? आज तो मैं ये पता लगा कर ही रहूंगी। इतना कहकर करुणा ने उस पत्थर को छुआ तो वो भी रहस्यमय तरीके से गायब हो गई। उसने देखा
कि वो किसी राजमहल के राज खजाने में पहुंच गई थी, जहां चारों ओर सोने चांदी की चमक थी। दोनों माँ बेटे खजाना अपने झोले में भर रहे थे। यह देखकर करुणा बोली, ओह, तो तुम लोग जादुई चोर हो। राजा का खजाना चोरी करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? इतने जवान और स्वस्थ दिखते हो तो खुद मेहनत क्यों नहीं करते? रुको, मैं अभी जाके सारी सच्चाई राजा जी को बताती हूँ। इतना कहकर करुणा वहाँ से जाने ही वाली थी कि तभी उस लड़के ने करुणा का हाथ कसकर पकड़ लिया और तीनों रहस्यमय तरीके से वहाँ से गायब हो गए और सीधा अपनी झोपड़ी में आ गई। करुणा को अब बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने गुस्से में एक चाकू उठा लिया। वो जानती थी कि वो उन दोनों से नहीं लड़ सकती, इसलिए उसने बोला, आखिर ये सब चल क्या रहा है? बताओ मुझे, वरना मैं अपनी जान दे दूंगी। सच बताओ, आखिर तुम मुझसे चाहते क्या हो? रुक जाओ करुणा, ऐसा मत करना। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। मैं तुम्हें सब कुछ सच बताता हूँ, बस तुम ये चाकू छोड़ दो। करुणा को उस लड़के की आंखों में सच्चाई साफ दिख रही थी। उसने चाकू छोड़ दिया। तभी उस लड़की ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, देखो, हमें माफ कर दो। हमारा इरादा तुम्हें नुकसान पहुंचाने का नहीं है, बल्कि मैं तो तुमसे प्रेम करता हूँ और तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। ये तुम क्या बक रहे हो? होश में तो हो। और अगर तुम मुझसे विवाह करना चाहते हो तो अभी तक क्यों नहीं किया? और तुम लोग राजा के खजाने की चोरी क्यों कर रहे हो? बताता हूँ, सब विस्तार से बताता हूँ। ये बात उन दिनों की है जब मेरी माँ शांति वीरगढ़ राज्य के राजमहल में दासी का काम किया करती थी। मेरे पिता की मौत वर्षों पहले ही हो चुकी थी। मुझे मेरी माँ ने ही संभाला था। मेरी माँ रानी की सबसे खास दासी थी। उनका ज्यादातर समय रानी जी के साथ ही बीतता था। राजा का एक मंत्री था, गुमान सिंह। वो बहुत ही नीच इंसान था। वो स्त्रियों की जरा भी इज्जत नहीं करता था। एक दिन मेरी माँ रानी के कक्ष में सफाई कर रही थी। मौका पाकर गुमान सिंह ने मेरी माँ के साथ दुर्व्यवहार किया। मेरी माँ ने शोर मचाने की कोशिश की तो उसने मेरी माँ की जुबान काट दी और रानी का कीमती हार भी चुरा कर ले गया। उसने मेरी माँ को धमकी दी थी कि अगर वो किसी को कुछ बताएगी तो वह हम दोनों को जान से मार देगा। उसके बाद राजमहल में बात फैली कि मेरी माँ चरित्रहीन और चोर है। राजा ने उनसे बहुत सवाल किए, लेकिन मेरी जान के खातिर माँ चुप रही। किसी को पता नहीं चला कि मेरी माँ बोल नहीं सकती। उन्होंने हमें राज्य से बाहर निकाल दिया। भटकते भटकते हम इस गांव की तरफ आ रहे थे। तभी जंगल में मुझे एक बूढ़े बाबा मिले, जिन पर किसी जानवर ने हमला किया था। हमने उन्हें बचाने की बहुत कोशिश की, पर वो बच नहीं सके। जाते जाते उन्होंने ये अपना जादुई पत्थर मुझे दे दिया और ये झोपड़ी भी उन्हीं की है। अरे अरे, ये तो बहुत बुरा हुआ तुम्हारी माँ के साथ। अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो सबको मार देती, किसी को नहीं छोड़ती। हाँ, किसी को नहीं छोड़ती। चाहता तो मैं भी यही था, पर माँ की कसम ने मुझे रोक रखा है। तो इसलिए बदला लेने के लिए तुम राजा का खजाना चुराते हो? लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि मुझे तुमने यहाँ कैद करके क्यों रखा है। हाँ, शायद सही कहा तुमने। हम सारा खजाना चुराते हैं, फिर चुपके से मंत्री के घर में रख देते हैं, जिससे वो फंस जाए
और राजा उसे सजा दे, पर पता नहीं वो हर बार कैसे बच जाता है। रही बात तुम्हारी, तो तुम जब पहली बार हमारे घर आई, मुझे तो तभी तुमसे प्रेम हो गया था, किंतु तुम्हें यहाँ रखने का उद्देश्य सिर्फ इतना ही नहीं है। तो और क्या बात है, बताओ मुझे। बात ये है कि मेरी माँ की उम्र ढलती जा रही है। वो अपना ये जादुई पत्थर किसी ऐसी स्त्री को देना चाहती हैं जो हिम्मत वाली हो, निडर और मन की साफ हो। आज के पहले 2 लड़कियां और आईं, लेकिन वो वैसी नहीं थी, तो हम उन्हें छोड़ देते थे। बस उनसे एक वचन लेते थे कि वो हमारे बारे में किसी को कुछ ना बताएं। पर जब तुम आई तो तुम हर तरह से योग्य थी। आने वाली पूर्णिमा के दिन हमारा विवाह होगा और वो पत्थर मेरी माँ तुम्हें सौंप देगी। वो सब तो ठीक है, पर उस मंत्री का क्या? और अगर मैं तुमसे विवाह करने को मना कर दूं तो? मंत्री का तो अब कुछ नहीं, भगवान उसको अपने कर्मों की सजा देगा। और रही बात हमारे विवाह की, तो तुम अगर जाना चाहती हो तो जा सकती हो। मैं तुमसे जबरदस्ती विवाह नहीं करूँगा। पर करुणा, एक बात याद रखना, मेरा प्रेम झूठा नहीं है। आज तक हमारी वजह से तुम्हें जो भी तकलीफ हुई है, उसके लिए हो सके तो हमें माफ कर देना। इतना कहकर वो लड़का झोपड़ी का दरवाजा खोल देता है। उसकी माँ कुछ मंत्र बुदबुदाती है। तभी आसपास का सारा पानी गायब हो जाता है और झोपड़ी पहले की तरह जमीन पर आ जाती है। कन्ना बाहर की तरफ 2 कदम बढ़ाती है, फिर रुक जाती है। वह सोचती है, नहीं नहीं, मैं ऐसे नहीं जा सकती। स्त्रियों को पाँव की जूती समझने वाले उस दुष्ट मंत्री को सजा तो दिलवानी ही होगी। मासूम के साथ इतना बड़ा अन्याय हुआ है, ये मैं कैसे देख सकती हूँ। बेशक मेरी माँ बाबा मेरा इंतजार कर रही होंगे, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया तो शायद मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी, कभी भी नहीं। इतना सोचकर करुणा वापस लौट आती है। वो सारी बातें उस लड़की को बताती है और दोनों मिलके एक योजना बनाते हैं। योजना के तहत करुणा और वो लड़का गरीब पति पत्नी का प्रेस बनाकर राजमहल में जाते हैं और राजा से काम मांगते हैं। पहले तो राजा मना कर देते हैं, पर रानी के कहने पर वो मान जाता है। कुछ दिन बीत गए। उस नीच मंत्री की नजर करुणा पर पड़ी और वो उसे मिलने के बहाने ढूंढने लगा। वो अक्सर करुणा का पीछा करता था और छुप छुप कर उस पर नजर रखता था। तभी एक दिन करुणा अपने पति से कहती है, सुनो जी, आज तो अकेले ही मुझे रानी जी के कक्ष की सफाई करनी है। उनकी सारी चीजों की अच्छे से सफाई करनी है, क्योंकि रानी जी तालाब में स्नान करने गई है, तो उनके आने तक मुझे सब काम पूरा करना होगा। तो आप मेरा इंतजार मत करना और खाना खा लेना, मैं चलती हूँ। इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। उन दोनों को पता था कि मंत्री उनकी बातें सुन रहा था। कन्ना रानी के कमरे में सफाई कर रही थी। तभी वो मंत्री वहाँ पर आया और उसे अभद्र भाषा में बात करने लगा। दूसरी तरफ उसका पति जल्दी से राजा के पास पहुँचा और कहने लगा, महाराज, जल्दी चलिए, रानी जी फिसल कर गिर गई हैं, उन्हें चोट लग गई है। क्या? कैसे? ये सब कैसे हुआ? चलिए, जल्दी चलिए। तभी दोनों रानी के कक्ष में पहुँचे। वहाँ का मंजर देखकर राजा की होश उड़ गए। मंत्री करुणा के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था। तभी रुक जा मंत्री, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारी इतनी हिम्मत! ये देखकर मंत्री चौंक गया। उसने अपने आप को बचाने के लिए करुणा पर इल्जाम लगाना शुरू कर दिया। वो गोल गोल बातें करने लगा।
लेकिन राजा ने सब कुछ अपनी आंखों से देखा था। तभी करुणा बोली, सारा सच अभी के अभी महाराज को बता दो, वरना। मंत्री ने राजा के सामने सारी बात उगल दी। तभी लड़का बोला, ये नहीं, वो सच, वो गुनाह जो तुमने सालों पहले किया था, बताते हो या फिर इस तलवार से तुम्हारी भी जुबान काट दूं। ये सुनकर मंत्री के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे सब समझ आ गया कि क्या हो रहा है। उसने सुमन के साथ की गई बदतमीजी और चोरी की सारी बात कबूल की। ये सुनकर राजा के होश उड़ गए। उन्होंने मंत्री को आजीवन कारावास की सजा सुना दी। राजा ने पूछा, हे युवक, तुम दोनों कौन हो? इस सब के बारे में कैसे जानते हो? महाराज, मैं उसी अभागी दासी सुमन का बेटा हूँ और ये मेरी मित्र करुणा है। राजा ने दोनों से माफी मांगी। सुमन को भी महल बुलाया गया। राजा रानी ने सुमन से माफी मांगी। सुमन से सबको माफ कर दिया और वही उससे अपने प्राण त्याग दिए। राजा ने दासी के लड़के को मंत्री पद सौंपना चाहा, पर उसने मना कर दिया। दोनों महल को छोड़कर अपने गांव की तरफ बढ़ गए। तभी इतना सब कुछ हो गया, लेकिन तुमने अपना नाम नहीं बताया। मेरा नाम सागर है। करुणा, तुमने मेरे और मेरी माँ के लिए जो किया है उसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। आओ, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ, पर उससे पहले बस एक आखिरी सवाल, क्या तुम अब भी मुझसे विवाह करोगी? करुणा कुछ समय के लिए चुप हो जाती है। दोनों करुणा के घर पहुँचे। अपनी बेटी को जिंदा देखकर माँ बाप की आंखें आंसुओं से भर गई। करुणा ने सारी बात अपने माता पिता को बताई। दादी के बारे में जानकर करुणा को बहुत दुख हुआ। उस रात सागर वहीं पर रुक गया। करुणा ने अब तक कोई जवाब नहीं दिया था। सुबह होते ही सागर ने सबसे विदा ली। तभी करुणा ने कहा, अपनी दुल्हन को लिए बिना ही लौट जाओगे सागर? हाँ, मैं तुमसे विवाह करने को तैयार हूँ, किंतु मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त? विवाह के बाद हम दोनों यही रहेंगे, मेरे माता पिता के पास। सागर खुशी खुशी इस बात को मान लेता है। दोनों शादी कर लेते हैं और दोनों पति पत्नी अब मछली पकड़कर बाजार में बेचने का काम शुरू करते हैं। थोड़े दिन बाद हैया भी बिल्कुल ठीक हो जाता है और सभी खुशी खुशी अपना जीवन बिताते हैं।